हेलो दोस्तों, नमस्कार। पेश है एक नया वीडियो। राहुल गांधी को बीजेपी सांसदों से धमकी, दादी जैसा हश्र होगा, गंभीर आरोप और लोकतंत्र पर खतरा। क्या है यह पूरा मामला? शुरुआत में पॉइंट्स में समझिए। राहुल गांधी ने बीजेपी सांसदों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है, क्योंकि 2022 की भारत जोड़ो यात्रा में सावरकर पर की गई टिप्पणी से वो नाराज हैं। धमकी में कहा गया कि राहुल गांधी का भी वैसा ही हश्र होगा जैसा उनकी दादी इंदिरा गांधी का हुआ था। कोर्ट में राहुल ने बताया कि उनकी जान को बड़ा खतरा है, क्योंकि शिकायत करने वाला नाथूराम गौडसे का वंशज है। राहुल ने कहा कि इतिहास को दोहराने मत दो। महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए राहुल का बयान, मैं आग से खेल रहा हूं, लोकतंत्र पर खतरे और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता है। लेख में राजनीतिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की राय है कि ये धमकी मोदी शाह की चुप्पी से और गंभीर हो जाती है और देश फांसीवाद की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। राहुल का बीजेपी पर गंभीर आरोप। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सांसदों ने उन्हें सीधी धमकी दी है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनका भी वैसा ही हश्र होगा जैसा उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ था। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी सांसदों ने उन्हें धमकी दी है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए उनका भी वैसा ही असर होगा जैसा उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हुआ था। कोर्ट में दिए गए आवेदन में, हालांकि जिसको बाद में वापस ले लिया गया है, राहुल गांधी ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है। उनके खिलाफ शिकायत करने वाला नाथूराम गौडसे का वंशज है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास को खुद को दोहराने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बताया कि पिछले 15 दिनों से हमारे क्लाइंट राहुल गांधी पर चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। संसद के सत्र के दौरान जब ये आंदोलन चल रहा था, तब प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच हिंदुत्व शब्द को लेकर तीखी बहस हुई थी, जो अब सब कुछ संसद के रिकॉर्ड में है। लगभग उसी समय बीजेपी के दो नेताओं ने राहुल गांधी को धमकी दी। बीजेपी नेता तरविंदर मारवा ने उन्हें हट जाने के लिए कहा और चेतावनी दी कि भविष्य में उनका भी वैसा ही असर होगा जैसा उनकी दादी का हुआ था। वहीं दूसरे बीजेपी नेता आर.एन. बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी तक कह दिया। शिकायतकर्ता सावरकर और गौडसे के वंशज हैं, उनके परिवार से हैं। मिलिंद पवार ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए चिंता का एक बड़ा कारण उन्हें धमकी देने वालों की वंशावली थी। मामले में शिकायतकर्ता सत्य की सावरकर का सावरकर और गौडसे परिवारों के साथ में सीधा खून का संबंध है। वह अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। राहुल के वकील ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की, मेरे खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गौडसे के वंशज हैं। केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए मुझे प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन दी जाए, यह राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। हालांकि बाद में इस याचिका को वापस ले लिया गया। दो लोगों ने दर्ज कराया मुकदमा। विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्य सावरकर ने पुणे की एक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान राहुल गांधी द्वारा कथित तौर पर वीडी सावरकर के बारे में की गई टिप्पणियों से जुड़ा हुआ है। मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण में राहुल गांधी ने दावा किया था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें, यानी सावरकर को, इस बात को लेकर के बेहद खुशी हुई थी। सत्य सावरकर ने कहा कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं और वीडी सावरकर ने कभी भी ऐसी कोई बात कहीं पर लिखी ही नहीं।
उन्होंने राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी ठहराए जाने और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवजा दिए जाने की मांग की है। हालांकि कोर्ट इस मामले में राहुल गांधी को पहले ही जमानत दे चुका है। मैं आग से खेल रहा हूं का क्या मतलब है? मैं आग से खेल रहा हूं, इस वीडियो में हम राहुल गांधी की कही गई इन बातों को समझेंगे और इनके क्या निहितार्थ हैं, वह जानने की कोशिश इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है होने वाला है, तो इसको आप पूरा देखिए। जिसके लिए यहाँ पेश है राजनीतिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण के एक खास लेख के कुछ महत्वपूर्ण अंश, जिनको हम यहाँ सुनेंगे और समझेंगे समझेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग की वोट चोरी की घोषणा के ठीक पहले राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा और हमने उनको क्या समझा। यह तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब बीजेपी सांसदों द्वारा उनको तेरा भी तेरी नानी इंदिरा गांधी जैसा असर होगा, ये गंभीर और संगीन धमकी दी जाती है। और उसके बाद मोदी शाह की बीजेपी की खामोशी और चुप्पी, जो चीख चीख कर कुछ तो कह रही है, इसको भी समझना जरूरी है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिए। तो राहुल गांधी ने क्यों कहा कि मैं आग से खेल रहा हूं? विपक्षी नेता यानी एलओपी राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि मैं जानता हूं कि मैं आग से खेल रहा हूं और इस खेल में क्या क्या खतरे हैं उसे भी मैं समझता हूं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं डरता नहीं हूं। वे डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोग वो हैं जो हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि संसद में विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के बाद सबसे बड़ा अगर डरा देने वाला नतीजे तक पहुंच गया है, तो लोकतंत्र, बराबरी और न्याय के लिए आवाज उठाने वाले आम नागरिकों का आखिर होगा क्या और वो कहां जाएंगे? राहुल गांधी के इस अनुभव तक पहुंचने के क्या कारण हो सकते हैं? भारतीय लोकतंत्र के अंदर वह कौन सी अंदरूनी गतिविधियां चल रही हैं जिसकी रफ्तार का अध्ययन करने के बाद राहुल गांधी इस नतीजे तक पहुंचे हैं कि वे आग से खेल रहे हैं? तो सवाल यह है कि माचिस की तीली आखिर किसके हाथ में है? उसकी पहचान राहुल गांधी को सार्वजनिक करनी चाहिए। एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका निभाते हुए राहुल गांधी की सरकार की नीतियों की आलोचना या सरकार के फैसलों की जांच पड़ताल करना उनका संवैधानिक अधिकार है और जिम्मेदारी है। तो वे इसे आग से खेलना क्यों कह रहे हैं? यह तो विपक्ष के नेता का काम है। वे जो बात सार्वजनिक मंच से कह रहे हैं वह सामान्य नहीं है। दरअसल इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता है और न ही विरोधी दल के नेता की सामान्य टिप्पणी मानकर इसको खारिज किया जा सकता है। तो क्योंकि लोकतांत्रिक परंपरा में विपक्ष का नेता छाया प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता है, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी सरकार के सामने ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिनसे तानाशाही वाली मोदी सरकार असहज महसूस कर रही है। ये सवाल मौजूदा घटनाओं से जुड़े होने के साथ साथ मोदी सरकार के बुनियादी चरित्र से भी जुड़ा हुआ है, जिससे आम नागरिक की समझ बन रही है कि आम मोदी सरकार असहमति और विरोध को लोकतांत्रिक भावना के तहत स्वीकार न करने के करके दबाने के लिए सत्ता का गलत इस्तेमाल करती है। हिंदुत्व की विचारधारा और लोकतंत्र का विरोध। अगर इसके विचारधारा की जड़ों की तलाश की जाए तो हम पाएंगे कि हिंदुत्ववादी सोच में लोकतंत्र को नकारने की मूल विचारधारा और सामाजिक राजनीतिक नजरिया छुपा हुआ है, क्योंकि सामाजिक समानता और नागरिक आजादी को नकारने की बुनियादी बुनियाद पर हिंदू राष्ट्र की कल्पना विकसित हुई है। इसलिए आधुनिक लोकतंत्र हिंदुत्व के लिए बाहरी विचारधारा है, जिसे वह भारतीय संस्कृति और सोच की परंपरा के विपरीत देखता है। संघ की राजनीतिक सोच के मूल में एक जैसे राष्ट्रवाद की विचारधारा है, जहां विविधता, मतभेद दुश्मनी का रूप ले लेते हैं। इसलिए मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सवाल उठाने वालों और राजनीतिक विरोधियों से छुटकारा पाने के लिए कानून के राज से अलग जाकर सत्ता की गलत इस्तेमाल और साजिश के रास्ते अपनाती है, और इसमें उसको कोई हिचक भी नहीं होती है। वर्तमान समय में हिंदुत्ववादियों और कारपोरेट पूंजी के गठजोड़ के हाथ में सत्ता है। दोनों बहुत ही केंद्रित धुरी पर टिकी हुई खास तरह की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। मोदी का तो नारा ही है मजबूत सरकार। यहाँ तक यहाँ एक तथ्य पर नजर डालना जरूरी है कि आजादी की लड़ाई के दौर से ही पूंजी की लूट और वर्चस्व की राजनीतिक संस्कृति को उखाड़ फेंकने वाली विचारधाराएं राज्य के क्रूर दमन का शिकार होती रही हैं। शोषण और लूट की व्यवस्था को नकारने की सोच
विकसित करने वाले मार्क्सवादी दर्शन के अनुयायी उपनिवेशवाद और के दौर से आज तक भारतीय राज्य के निशाने पर रहे हैं। शहादतें होती रही हैं, हजारों कार्यकर्ता और नेता मार दिए गए। आजादी की लड़ाई और उसके बाद भी बुनियादी बदलाव की ताकतों और राजनीतिक संगठनों को राज्य दमन झेलना पड़ा है, यानी स्टेट स्पॉन्सर्ड टॉर्चर झेलना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर भगत सिंह के साथियों से लेकर तेलंगाना और नक्सलवादी विद्रोह तक इसकी निरंतरता बनी हुई है। आज भी आदिवासियों, जनजातियों, क्षेत्रीय जातीय भाषाई समूहों के साथ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान जैसे तबकों को दमन, उत्पीड़न और यहाँ तक कि नरसंहार से भी गुजरना पड़ रहा है। क्रांति का रास्ता और बलिदान। नक्सलवादी संघर्ष के मशहूर नायक नागभूषण पटनायक ने फांसी की सजा की घोषणा के बाद राष्ट्रपति के नाम लिखे पत्र में कहा था कि क्रांति के मार्ग पर कदम रखने वाला क्रांतिकारी यह मानकर नहीं चलता है कि कोई न कोई संयोग उसके जीवन की रक्षा करता रहेगा, ऐसा संभव नहीं होता। यानी वर्ग समाज में इस मार्ग पर चलने पर बलिदान और कुर्बानी मांगता है। इसलिए बस्तर के जंगलों में सक्रिय माओवादियों से लेकर भीमा कोरेगांव और दिल्ली दंगों तक बुद्धिजीवी, सामाजिक, राजनीतिक, लोकतांत्रिक और मानवाधिकार कार्यकर्ता राज्य दमन के निशाने पर थे और आज भी हैं। यह दमन वर्ग राज्य में स्वाभाविक है। अगर आम राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो यह वर्ग युद्ध का जारी रूप है, जिसमें कोई भी वर्ग अपने वर्ग विरोधी पर रहम नहीं करता। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सत्ता के बीच में ही जन्मा हो, जो राज्य की सभी खासियतों और अंदरूनी क्षमता और संरचना से पूरी तरह से वाकिफ हो, सत्ता की संस्कृति के बीच पला बड़ा और बड़ा हुआ हो, यानी शासक वर्ग का हिस्सा हो, वे एलओपी हैं। राज्य की गतिशीलता और कामकाज को समझता हो, इसलिए उसे डर नहीं लगता है। विशेषाधिकार वाली क्लास का होने के बावजूद कहे कि वह जानता है कि वह आग से खेल रहा है, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। तो आखिर किस दिशा में जा रहा है हमारा लोकतंत्र? ऐसे डरावने समय में सभी लोकतांत्रिक नागरिकों को सोचना होगा कि हमारा लोकतंत्र आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या निकट भविष्य में कोई बुनियादी संस्थागत बदलाव होने वाला है, जिसको लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वह आग से खेल रहे हैं? यानी शासक वर्ग के बीच कोई ऐसा अघोषित राजनीतिक संघर्ष चल रहा है जिसका नतीजा आग, खून और विध्वंस में हो सकता है। इसलिए सभी लोकतांत्रिक नागरिकों को भविष्य में सत्ता की जड़ों से फूट पड़ने वाले राजनीतिक भूचाल को देखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर कर लेना चाहिए। चूंकि 1975 में शासक वर्ग के आपसी टकराव के तेज होने से भारत आपातकाल के अंधेरे युग से गुजर चुका है, शासक वर्गों के बीच आपसी टकराव समाज के अंदर मौजूद संरचनागत संकटों के समाधान न हो पाने के दौर में ही सतह पर आ जाते हैं, जिनके बीज 1967 के नक्सलवादी विद्रोह में देखे जा सकते हैं। अगर 1947 में बनी सत्ता संरचना के अंदर मौजूद आंतरिक सहमति के बिखर जाने का संकेत 2014 के बाद से दिखाई दे रहा है, तो निश्चय ही आज का मंजर 1975 से ज्यादा भयावह है। इससे एक बात स्पष्ट है कि वर्तमान शासक वर्ग आंतरिक विरोध संघ नीति मोदी सरकार में चरम पर पहुंच गया है, जिसका समाधान संवैधानिक लोकतंत्र के आवरण में संभव ही दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी पर लगातार थोपे जा रहे मुकदमों से लेकर अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, हेमंत सोरेन, जिग्नेश मेवाणी, महाराष्ट्र के अनिल देशमुख, संजय राउत समेत दर्जनों मंत्रियों, नेताओं, नौकरशाहों, संजीव भट्ट, प्रदीप शर्मा, उद्योगपतियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सत्ता प्रायोजित हमला इस बात की पुष्टि कर रहा है कि व्यवस्था का संकट बेहद गहरा हो गया है और उसके गर्भ में लोकतंत्र को गिराने वाली अंदरूनी गतिविधियां तेज हो गई लगती हैं। यानी देश हिंदुत्व कॉर्पोरेट फांसीवाद के मुहाने पर खड़ा है। आजादी की लड़ाई और शासक वर्ग। आजादी के बड़े संघर्ष के बीच भारत का वर्तमान शासक वर्ग संगठित हुआ था। लगभग 100 वर्षों के स्वतंत्रता संघर्ष के
दौरान वह इतना मजबूत हो गया कि 1947 में राज्य की कमान उसके हाथ में आ गई। आजादी के संघर्ष के दौर में ही कई तरह के शासक समूह जन्म लिए और संगठित हुए, जिनके बीच बना तालमेल कई उतार चढ़ाव से गुजरते हुए भी 2014 तक भारत की सत्ता पर काबिज रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि उदारीकरण वाले भारत में यह तालमेल बिखरने के ऐतिहासिक मोड़ तक पहुंच गया है। लोकतंत्र के अंदरूनी पूंजीवाद में यह संकट चक्रीय रूप से आता है। संकट के कारण स्वतंत्रता आंदोलन से बाहर रहने वाली उपनिवेशिक सत्ता समर्थक, फांसीवाद की सोच से प्रेरित हिंदू राष्ट्रवाद का झंडा उठाने वाली और आधुनिक संघीय लोकतांत्रिक भारतीय पूरी अर्ध अवधारणा की विरोधी ताकतें अब गिरती हुई लुटेरी कॉर्पोरेट पूंजी के साथ मिलकर राज्य के रूप में संगठित हो चुकी हैं। कॉर्पोरेट हिंदुत्व गठजोड़ मूलतः सार्वभौम संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की अवधारणा को नकारने पर विकसित हुआ है और इसलिए उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से निकले भारतीय गणराज्य के साथ इसके रिश्ते दुश्मनी वाले ही हैं। असल में एलओपी राहुल गांधी इसी बुनियादी टकराव की तरफ इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वे आग से खेल रहे हैं। 1975 का आपातकाल और आज का अघोषित आपातकाल। 1975 के आपातकाल और वर्तमान अघोषित आपातकाल के चरित्र में बुनियादी फर्क है। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। कारण था शासक क्लास दो हिस्सों में बटी हुई थी। उनके आपसी टकराव से राजनीतिक संकट पैदा हो गया था, लेकिन विपक्ष मजबूत था, उसकी सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी। अधिकांश बड़े नेता स्वतंत्रता आंदोलन से निकल कर आए थे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास संगठित नफरती साजिशकारी बहुआयामी अर्धगुप्त संगठन नहीं था, या यूं कहें कि विध्वंसक सांप्रदायिक कार्यकर्ता पैदा करने वाली फैक्ट्री उनके पास नहीं थी। मोदी सरकार के पीछे संघ जैसी सवर्ण सामंती सामाजिक आधार और कॉर्पोरेट की गठजोड़ के साथ हिंदू राष्ट्रवादी फांसीवादी विचार के मिश्रण से तैयार जटिल संगठनात्मक ढांचा मौजूद है, जो भारतीय लोकतंत्र के संकट के कई मोड़ों पर अपनी ताकत दिखा चुका है और राज्य के रूप में संगठित होने के क्रम में ही कई बार भारतीय राज्य को घुटनों पर भी ला चुका है। यही नहीं, वह भारतीय राज्य और उसकी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लकवा मारने की क्षमता भी रखता है, जिसे हम 1990 से 1992 के दौरान और 1913-14 के दौरान अन्ना आंदोलन के दौरान देख चुके हैं। यही नहीं, 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 कमिश्नरियों में हम उसकी विध्वंसक लीला का स्वाद चख चुके हैं, जब एक सामान्य घटना को केंद्र में रखकर संघ बीजेपी के प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं ने ऐसा दंगाई माहौल बनाया कि 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को विस्थापित होना पड़ा और दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मारे गए। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हैरान होकर के यह विनाश लीला देखती रही। इसलिए हमें 1975-2014 के बाद के दौर के बुनियादी फर्क को दिमाग में जरूर रखना चाहिए। मोदी सरकार का नकारात्मक एजेंडा। संघ नीति मोदी सरकार के पास नकारात्मक एजेंडा है। उस एजेंडे का कॉर्पोरेट मीडिया में विलय हो चुका है। प्रचार तंत्र और मीडिया पर उसका नियंत्रण, इसलिए यह स्थायी चरित्र और टिकाऊ जनाधार पर खड़ा फांसीवादी प्रोजेक्ट से लैस अंदरूनी आपातकाल है। 2014 के बाद मोदी सरकार ने 11 वर्षों में एक एक करके सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नियंत्रित कर लिया है। मालेगांव में बम विस्फोट के आरोपी को अदालत द्वारा बरी कर दिए जाने की घटना से ने आने वाले भविष्य का संकेत दे दिया है। इसे आप हेमंत करकरे की दूसरी बार न्यायिक हत्या के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरा, मोदी शाह राज की खासियतों को गुजरात से लेकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने और उसके बाद के समय में साफ रूप से समझा जा सकता है। 2002 के गुजरात दंगे से जुड़े 40-45 सेकंड का वीडियो बीजेपी नेता और गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हरिन पांड्या का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आप जानते हैं कि गुजरात के ताकतवर नेता हरिन पांड्या के साथ क्या हुआ था। दूसरी तरफ अमित शाह का केस देख रहे जस्टिस लोया की मौत का रहस्य आज भी हवा में रह करके गूंजता रहता है। लोया के दोस्त पूर्व जस्टिस तुलसी पाटिल से लेकर पत्रकार निरंजन टाकले तक सालों से जो कुछ कहते आ रहे हैं,
वह डरा देने वाला सच है। मोदी राज में पुलवामा, पहलगाम, उरी जैसी घटनाओं पर बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्रियों और नेताओं के विचार आ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी और जसवंत सिंह। पुलवामा के समय बीजेपी सरकार के कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो कुछ कहा है, वह समझदार के लिए इशारा काफी है, वाली कहावत को सही साबित करता है। ये सभी तथ्य मोदी के गुजरात से लेकर दिल्ली तक के सफर में घटी हर घटना को संदिग्ध बना देने के लिए पर्याप्त हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों की दुर्घटना में मौत, आत्महत्याएं और आतंकी घटनाएं कई तरह के सवालों को जन्म देती रही हैं, जिनको लेकर बनी जांच कमेटियां या आयोगों की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक होने का इंतजार कर रही हैं। भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों का गायब होना, अदालत में बंद लिफाफे में दी जाने वाली रिपोर्ट और देश की सुरक्षा के नाम पर सरकार द्वारा छिपाई जाने वाली जानकारी स्थिति की गंभीरता को बताती है। इसलिए अगर राहुल गांधी बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, वोट की लूट और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, तो निश्चय ही वह आग से खेल रहे हैं। राहुल का यह कहना मोदी राज के पिछले 25 वर्षों के घटनाक्रम को देखते हुए कई तरह की आशंकाओं को जन्म देता है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस बात का खुलासा करना चाहिए कि वे इससे डरावने मूल्यांकन तक कैसे पहुंच गए हैं। मोदी शाह की जोड़ी और लोकतंत्र का एक नया चेहरा। पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मोदी शाह की जोड़ी भारतीय लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को बदलने की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दिशा में काम कर रही है और स्ट्रेटेजिक काम कर रही है। एसआईआर इसका प्रमाण है जो बिहार में चल रहा है। बीजेपी के कई नेता, सांसद, मंत्री संविधान बदलने की बातें करते रहे हैं। उप प्रमुख घोष बोले ने कुछ दिन पहले कहा है कि अब संविधान समीक्षा का समय आ गया है, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अधिकारियों, सचिवों, ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी संस्थाओं में नियुक्तियों पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। ईडी के चीफ संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा था। इसका मतलब साफ है कि भारत में पिछले 75 वर्षों से चल रहे संवैधानिक गणतंत्र पर खतरा असली बना हुआ है। इसलिए लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंताएं गहरी हो गई हैं। क्या भारत में एक खास तरह की तानाशाही का आकार लेने जा रही है या ऑलरेडी ले चुकी है, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं? राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के खुलासों के बाद पिछले कुछ दिनों से यह सवाल तेजी से हवा में गूंज रहा है। दुनिया में तानाशाही के मॉडल, आइए जान लेते हैं दुनिया भर में तानाशाही के क्या क्या मॉडल अभी तक आए और गए। वर्तमान साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी वित्तीय पूंजी नियंत्रित दुनिया में राज्य के जितने भी मॉडल हैं, इनमें सबसे क्रूर मॉडल धर्म और राज्य के मिलन का मॉडल है। इसलिए जिन देशों में यह मॉडल सत्ता पर काबिज हुआ है, वहां लोकतंत्र खोखला हो जाता है। चुनाव के नतीजे पहले से तय होते हैं। स्वतंत्र चुनाव मशीनरी की कल्पना करना असंभव हो जाता है। ऐसे राज्यों में लंबे समय तक एक पार्टी या एक विचार के लोग सत्ता पर काबिज रहते हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार, विरोधियों की हत्याएं, लोकतांत्रिक नागरिकों का गायब होना, असहमत आवाजों का दमन राज्य की कार्यप्रणाली का स्वाभाविक चरित्र बन जाता है। राजनीतिक नेतृत्व राज्य की मशीनरी और गुंडा गिरोहों के गठजोड़ द्वारा समाज पर नियंत्रण की बारीक प्रणाली थोप दी जाती है और यही परिदृश्य आपके और हमारे बीच में दिख रहा है। हिंसा, साजिश, नफरती भेदभाव और बांटने वाले विचार और व्यवहार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बन जाते हैं। कानूनों में छिपे स्वार्थ के हित में बदलाव किए जाते हैं और उनकी व्याख्या सत्ता के राजनीतिक फायदे को देखकर की जाती है। विधायिका भक्तों की मंडली में बदल जाती है और न्यायपालिका कार्यपालिका सत्ता के शिखर की सेवा में लग जाती है। सबसे ऊपर एक महान रक्षक, उद्धारक, करिश्माई महानायक सत्ता के शिखर पर चढ़ जाता है, जो सवालों से ऊपर होकर राष्ट्र, समाज और का प्रतीक बन जाता है। उसकी आलोचना, राष्ट्र की आलोचना, उसकी नीतियों का विरोध, विकास विरोध घोषित कर दिया जाता है और अंत में राष्ट्र राज्य का एक नेता में विलय हो जाता है। यहां से आधुनिक फांसीवाद तंत्र सक्रिय होता है और वह सब कुछ जो लोकतांत्रिक है, मानवीय है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, रैशनल है, उसको नष्ट कर दिया जाता है
वह एक और मॉडल इन दिनों दिख रहा है जिसमें एक दो कॉर्पोरेट राज्य के साथ इस तरह मिल जाते हैं कि पार्टी, सरकार और कॉर्पोरेट का गंदा गठबंधन ठोस आकार ले लेता है, जिसके शिखर पर सर्वशक्तिमान तानाशाह आकर के बैठ जाता है। हम उदारीकरण की बात की दुनिया में इस तरह के राष्ट्र राज्यों का उदय देख रहे हैं, जो आमतौर पर विकासशील पिछड़े देशों में आकार ले रहे हैं, जैसे ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, रूस में दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और आज भी बर्मा से पाकिस्तान तक इसके कई रूप दिखाई देते हैं। आपने देखा है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चुनावी भ्रष्टाचार के जरिए किस तरह की तानाशाही थोप दी थी, जिसके खिलाफ जन विद्रोह हुआ और आज वहां अराजकता का माहौल है और शेख हसीना देश छोड़कर भारत में छिपी हुई है। हालांकि इन राष्ट्र राज्यों में के रूप में स्तर पर कई तरह के फर्क दिखाई देते हैं। जहां रूस तकनीक और कॉर्पोरेट के जोड़े से बनी तानाशाही का ठोस मॉडल है, वहीं ईरान तुर्की में धार्मिक कट्टरपंथी तानाशाहियां हैं। रूस में विपक्ष खत्म कर दिया गया है। ईरान और तुर्की में दिखावे के लिए चुनाव होते हैं। राजनीतिक हिंसा वहां के जीवन और शासन प्रणाली में बुनियादी गुण है। विरोधी गायब हो जाते हैं। कब गायब हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। लोकतांत्रिक विरोध के सारे रास्ते बंद हो जाने से नागरिक समाज टूट जाता है। अंध राष्ट्रवाद और धार्मिक श्रेष्ठता व शुद्धता की कर्कश आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगती है, जिसके शोर में नागरिकों की आवाज घुट कर रह जाती है। राहुल गांधी का नजरिया और चुनाव आयोग। संभवतः राहुल गांधी राज्य का हिस्सा होने के कारण भारत गणराज्य के भविष्य को कई संदर्भों में देख रहे हों, लेकिन यह तो निश्चित है कि जब 2 दिन पहले कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा में वोटों की चोरी का तथ्यात्मक विवरण दे रहे थे, तो उनकी नजर देश के 140 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक चेतना के बेहतर होने की तरफ रही होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत में राज्य की सभी संस्थाएं कॉरपोरेट हिंदुत्व के गठजोड़ के सामने समर्पण कर चुकी हैं। किसी भी संस्था से फांसीवादी हमले के खिलाफ प्रतिरोध की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसे सीबीआई के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा मामले से भी समझा जा सकता है। एकमात्र चुनाव आयोग ही है जिस पर लोकतंत्र का बुनियादी ढांचा टिका होता है। इसे संविधान संशोधन द्वारा मोदी को समर्पित कर दिया गया है। मोदी शाह द्वारा नियुक्त चुनाव आयुक्त की यह हैसियत नहीं है कि वह किसी संस्थागत चुनावी भ्रष्टाचार व अनियमितता पर रोक लगा सके। आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी के खुलासों के बाद चुनाव आयोग जनता में फैली आशंका को दूर करने की बजाय कांग्रेस नेता के विरोध में सक्रिय हो गया है और बीजेपी के एक सेल की तरह कार्य कर रहा है। अब डराने धमकाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आज 2025 की हवा में जून 2075 की गर्म हवाएं बह रही हैं और लोकतंत्र में चुनावी तानाशाही की आहट सुनाई देने लगी है। हम नहीं जानते कि भारतीय राष्ट्र राज्य आगे किस दिशा में मुड़ेगा, लेकिन यह साफ है कि लोकतंत्र के भविष्य के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। वर्तमान दौर में लोकतांत्रिक भारत के भविष्य को लेकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। लोकतंत्र के भविष्य की कमान विपक्षी इंडिया गठबंधन सहित सभी लोकतांत्रिक नागरिकों, संस्थाओं के साथ साथ इस देश के युवाओं, मजदूरों, किसानों, संविधान से आजादी, बराबरी और न्याय की उम्मीद लगाए नागरिकों के हाथ में है। उनके साहस, समझ, सक्रियता पर ही निर्भर करता है कि भविष्य में हमारे देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा या नहीं। लेकिन हाँ, एलओपी राहुल गांधी ने आग से खेलने का इशारा देकर शायद देश को आश्वस्त करना चाहा है कि इस अंधकार के दौर में भी लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली ताकतें आज भी जागरूक हैं, संगठित होने की प्रक्रिया में हैं और लोकतंत्र पर हो रहे हमले का विरोध करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। तो दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।